सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र के एक एक अंगों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह एक तंत्र है, सिस्टम है, और सिस्टम होने का अर्थ है कि इसमें एक से अधिक अंग शामिल हैं, एक से अधिक अंग आपस में कोऑर्डिनेशन द्वारा किसी खास लक्ष्य के लिए क्रियान्वित होते हैं। अब जैसा कि मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि बहुत सारे अंग आपस में मिलते हैं तब मादा जनन तंत्र संपूर्ण होता है। यहाँ इस फिगर में भी और इस पॉइंट के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनुष्य के मादा जनन तंत्र में मुख्यतः 3 अंग हैं: अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, अर्थात ओवरी, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, या तीसरा यूटेरस। अब जिस प्रकार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने देखा कि वहां एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राथमिक जनन अंग है, ठीक इसी प्रकार मादा जनन तंत्र के अंतर्गत भी एक प्राथमिक जनन अंग है, और वो प्राथमिक जनन अंग है अंडाशय। यहां हम 3 अंगों की चर्चा करेंगे बारी बारी से। अंडाशय ये प्राथमिक जनन अंग है। इस पर थोड़ा हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि प्राथमिक जनन अंग का क्या अर्थ है, प्राथमिक जनन अंग किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि लैंगिक जनन की सफलता के लिए लैंगिक जनन तभी सफल होंगे जब 2 परस्पर विपरीत प्रकृति वाले युग्मकों का उत्पादन होगा। एक नर प्रकृति के युग्मक होंगे, दूसरा मादा प्रकृति के युग्मक होंगे, और दोनों के बीच जब संलयन अर्थात निषेचन की क्रिया होगी तब जाकर प्रजनन सफल होगा। इस प्रकार हम पाते क्या है कि मादा युग्मक की उत्पत्ति, तो मादा जनन तंत्र में भले ही कई अंग हों, लेकिन वह खास अंग, वह विशिष्ट अंग जिससे अंडाणु का उत्पादन होता है, जिससे मादा युग्मक की उत्पत्ति होती है, उसे हम प्राथमिक जनन अंग कहेंगे। और मादा जनन तंत्र में अंडाशय को प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है, क्योंकि अंडाशय से ही मादा युग्मक या अंडाणु की उत्पत्ति होती है। ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, एक डायग्राम बनाई गई है। ये देख रहे हैं आप, यहां भी और यहां भी, ये दोनों तरफ। इस प्रकार आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि एक इकाई, एक मादा इकाई मनुष्य की है तो उसमें एक जोड़े अंडाशय या एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है, और यही ओवरी उसकी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राथमिक जनन अंग है। अब हम इंडिविजुअल ओवरी के बारे में देखेंगे कि ओवरी संख्या बताया कि 2। अब उसकी उपस्थिति शरीर में कहां होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, इंडिविजुअल हम ओवरी की चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे अंडाशय की। ये अंडाशय, जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं, ये जैसा कि मैं बताया कि अंडाशय मादा युग्मक की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होने के कारण, मादा युग्मक या अंडाणु के उत्पादक होने के कारण, उसकी उत्पत्ति का केंद्र होने के कारण उसे प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। और यह संख्या में देखें तो 2 उपस्थिति, इसको थोड़ा सा
आप समझने का प्रयास करें कि ये हमारा उदर गुहा है, पेट के जो कैविटी है वो उदर गुहा है। तो उदर गुहा के निचले भाग में श्रोणी गुहा है, पेल्विक कैविटी है। उसी पेल्विक कैविटी में लेफ्ट एंड राइट, एक दाएं और एक बाएं अंडाशय की उपस्थिति होती है, जो लगभग 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की रचना है। मतलब अंडाशय की लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। इसका जो अटैचमेंट है आपके शरीर में, यह किस प्रकार व्यवस्थित है, इसको जानने के लिए आपको जानना चाहिए कि ये अंडाशय एक विशेष प्रकार की झिल्ली, जिसे पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं और उसे मेसोबैरियम के नाम से जाना जाता है। इस पेरिटोनियम झिल्ली, जिसे मेसोबैरियम कहा जाता है, के द्वारा उदर के पृष्ठीय भाग से, पिछले भाग के दीवार से वो चिपकी होती है। सपोज करें कि ये दीवार है, तो एक झिल्ली नुमा रचना उस दीवार से अंडाशय को टिकाए रखती है। इस अंडाशय की उत्पत्ति पर गौर करेंगे। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जिस समय मादा इकाई अपने गर्भावस्था में होती, अर्थात जिस समय कोई लड़की अपने माँ के गर्भ में विकसित हो रही होती है, ठीक उसी समय उसके अंदर अंडाशय की उत्पत्ति हो जाती है और उसमें बड़ी संख्या में अंडाणु की उपस्थिति होती है, जो एक सर्टेन एज तक, एक निश्चित आयु सीमा तक पैसिव होती है, निष्क्रिय होती है। लेकिन जैसे ही यौवनारंभ या पुबर्टी की स्थिति बढ़ती है, उसके कारण उस यौवनारंभ की अवस्था में यह अंडाशय एक्टिवेट हो जाती है, सक्रिय हो जाती है और अपनी क्रियात्मक दक्षता द्वारा मादा युग्मक या अंडाणु का उत्पादन करती है। इन बातों में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आखिर अंडाशय के काम क्या है। जैसा कि मैं बताया कि ये प्राथमिक अंग है, मादा युग्मक की उत्पत्ति करते हैं। साथ ही साथ मादा जनन हार्मोन रिप्रोडक्शन की क्रिया और रिप्रोडक्शन की तैयारी मनुष्य में, नर में अलग और मादा में अलग होती है, और उसका केमिकल कंट्रोल अर्थात रासायनिक नियंत्रण उसके अंदर बनने वाले हार्मोन्स के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार मादा हार्मोन, मादा जनन हार्मोन का उत्पादन जो लैंगिक जनन मनुष्य के लिए हो रहा है, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, का उत्पादन भी अंडाशय के माध्यम से ही होता है। इस प्रकार हम अंडाशय के 2 कार्यों को चिन्हित कर सकते हैं, 2 कामों को रेखांकित कर सकते हैं। पहला मादा युग्मक या अंडाणु का उत्पादन, और दूसरा संपूर्ण जनन क्रिया को कंट्रोल करने के लिए मादा इकाई में जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इसका उत्पादन भी अंडाशय के द्वारा होती है। ये जो बाह्य कैरेक्टर, उसकी संख्या या उपस्थिति से है, उससे संबंधित स्लाइड लगाई जा रही है। आप उस स्लाइड के माध्यम से उसको नोट करें, फिर हम आपको उसके इंटरनल ले चलेंगे, उसकी आंतरिक रचना की चर्चा करेंगे। अंडाशय का अगर हम रचनात्मक अध्ययन करें तो बाहर की ओर से ये जो आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट लेयर, ये संयोजी उत्तक की बनी हुई लेयर है जो पूरे अंडाशय को कवर करती है और उसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के नाम से जाना जाता है। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया संयोजी उत्तक की बनी होती है
और इसके ठीक नीचे, जस्ट इसके नीचे जनन एपिथेलियम की एक लेयर पाई जाती है। इसको आप जनन एपिथेलियम का लेयर मान सकते हैं। इसी जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं से मादा युग्मक या ओवम या अंडाणु की उत्पत्ति होती है। और ये अंदर का जो भाग है, ये अंदर का भाग एस्ट्रोमा कहलाता है और इसमें बाहर का भाग कॉर्टेक्स और अंदर का भाग मेडुला कहलाता है। अब इस जनन एपिथेलियम से आरंभिक फर्स्टली उससे पूटक की उत्पत्ति होती है और वह पूटक फॉलिकल मैच्योर करता है, परिपक्व होता है और परिपक्व होने के पश्चात ग्राफियन पूटक या ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है, जो क्रमिक रूप से हार्मोन के प्रभाव से डेवलप होता हुआ वो मादा युग्मक या अंडाणु के रूप में परिवर्तित होता है। स्लाइड में आपने देखा होगा, आप उसमें नोट करेंगे कि इसी जनन एपिथेलियम से पहले कोशिकाएं वहां से निकलती हैं और एस्ट्रोमा में आकर पूटक की उत्पत्ति होती है, फॉलिकल बनता है और वह फॉलिकल हार्मोन के प्रभाव से स्टिमुलेट होती है, सक्रिय होती है और उसकी सक्रियता के अनुरूप उसका डेवलपमेंट होता है और आफ्टर द मैच्योरिटी, परिपक्वता के पश्चात उसे ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पूटक कहा जाता है, जो क्रमिक रूप से विकसित होकर मादा युग्मक बनाती है। अब अगले क्लास में जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे कि ये अंडाशय से जो मादा युग्मक या अंडाणु निकलती है वह एक विशिष्ट घटना है जिसे हम ओव्यूल्यूशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। इसके माध्यम से अंडाणु जो है अंडाशय से निकलती है, यहाँ परिपक्व हुई और परिपक्व होने के पश्चात वो अंडाशय से बाहर आती है। यह घटना अंडोत्सर्ग कहलाती है, ओव्यूल्यूशन कहलाती है और ओव्यूल्यूशन के पश्चात अंडाणु जो मादा युग्मक है वो फैलोपियन नलिका में आती है। तो अभी हम ओवरी के अंतर्गत ही आपको अंडोत्सर्ग की चर्चा करेंगे। अंडोत्सर्ग के बाद दो संभावनाएं, या तो ये अंडाणु जो इस रास्ते से मेल गैमीट आ रहे हैं, शुक्राणु आ रहा है, इसके साथ फ्यूजन हो जाए और जाइगोट का निर्माण हो जाए, सुगमनज की उत्पत्ति हो जाए, या फिर अगर शुक्राणु नहीं आ रहे तो ये अंडाणु अंततः समाप्त हो जाती है और वो शरीर से बाहर निकल जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। वो मासिक चक्र के द्वारा या रिप्रोडक्टिव साइकिल कह सकते होते हैं, उसको ऋतुस्राव चक्र या मासिक चक्र के माध्यम से ये जो अंडाणु निषेचित नहीं हो सकी वो शरीर से बाहर निकल जाती है। अगले क्लास में हम अंडाशय के द्वारा संपादित होने वाले अंडोत्सर्ग की चर्चा करेंगे और वहीं हम आपको मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र या जनन चक्र की चर्चा करते हुए स्पष्ट करेंगे कि ये फैलोपियन नलिका में क्या घटना घटित होती है। अगर रिप्रोडक्ट फर्टिलाइजेशन होना होगा तो इसी फैलोपियन नलिका में हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये अंडाणु गर्भाशय तक आएंगे और गर्भाशय के भीतरी झिल्ली का एक परत देते हुए ब्लड के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो अगले क्लास में देखेंगे इसको हम। आपको मेरा सुझाव होगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और इसके स्लाइड को देखते हुए आप अपना नोट भी तैयार कर सकते हैं। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।